बॉलीवुड फिल्म जो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है और इसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में है, शाह बानो मामले से प्रेरित है। फिल्म पर अब शाह बानो की बेटी की ओर से लीगल चैलेंज आ खड़ा हुआ है, जिसने इसके लिए इंस्पिरेशन दी थी। आरोप है कि उसकी आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए परमिशन नहीं ली गई है। एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम महिला की याचिका से शुरू हुआ यह मामला सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स जैसे इश्यूज पर एक नेशनल डिबेट छेड़ देता है। अब देखते हैं कि ये मामला है क्या। 1978 में इंदौर की शाह बानो बेगम को 43 साल की शादी के बाद उनके पति एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान ने डाइवोर्स दे दिया था। उन्होंने शुरू में उन्हें एक छोटा सा मेंटेनेंस दिया और फिर वह भी बंद कर दिया। स्वयं का गुजारा चलाने के लिए कोई साधन न होने के कारण शाह बानो ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 की सेक्शन 125 के तहत अदालत में पिटीशन फाइल की। यह प्रोविजन सफिशिएंट मीन्स वाले व्यक्ति को उन लोगों को मेंटेनेंस देने के लिए ओब्लिगेट करता है जिनके लिए वह रिस्पॉन्सिबल है। खान ने पिटीशन का विरोध किया और तर्क दिया कि उनकी लाइबिलिटी सिर्फ इद्दत की अवधि तक सीमित है, यानी तलाक के बाद लगभग 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि, जिस दौरान महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती। हालांकि अदालतों ने खान को मंथली अमाउंट देने का निर्देश दिया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1985 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक मत से फैसला सुनाते हुए खान की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 125 उनके धर्म की परवाह किए बिना सभी सिटीजन्स पर लागू होती है। इसे दर दर भटकने से रोकने के लिए बनाया गया था और मुस्लिम महिलाओं को एक्सक्लूड करने का कोई कारण नहीं था, जो इद्दत के बाद भी अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग करने की हकदार थी। अगर वे स्वयं का गुजारा करने में असमर्थ थी तो पीठ ने फैसला सुनाया कि धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच कोई टकराव नहीं है, यह जोड़ते हुए कि कुरान भी एक पति पर अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करने का ऑब्लिगेशन डालती है। अब देखते हैं कि इस फैसले के विरोध में क्या विरोध हुआ। फैसले का कुछ मुस्लिम समूहों ने जबरदस्त विरोध किया, जिन्होंने इसे उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी और पर्सनल लॉ पर हमला माना। पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करते हुए राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस गवर्नमेंट ने फैसलों को नलीफाई करने के लिए द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पारित किया। लॉ में कहा गया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति फॉर्मर हस्बैंड से केवल इद्दत अवधि के लिए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस की हकदार थी। उसी साल हिंदू राइट विंग ग्रुप्स के प्रेशर में आने के बाद गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने हार्ड लाइन मुस्लिम्स के आगे झुक गई है, यूपी में बाबरी मस्जिद के ताले एक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में खोल दिए गए। इस तरह यह मामला 1992 में अयोध्या मस्जिद डिमोलिशन के लिए भी निर्णायक साबित हुआ। अब देखते हैं कि इसके बाद की घटनाएं क्या हुई। 1986 के अधिनियम को चुनौती दी गई और मामला 2001 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आया। कोर्ट ने अधिनियम को बरकरार रखा, उसे नल एंड वॉइड नहीं करा, एक सेक्शन पर फोकस करते हुए जिसमें पूर्व पति को अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड आवश्यक था। इसके इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने यह मानकर की गई कि इद्दत अवधि के दौरान भुगतान इतना सफिशिएंट होना चाहिए, इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वह महिला के बाकी जीवन या जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती उसके मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह एक्ट मुस्लिम वुमेन के लिए CRPC की धारा 125 की जगह ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के एक फैसले में कहा कि 1986 का अधिनियम एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने से नहीं रोकता है। इसने कहा कि वे दोनों में से किसी भी कानून या दोनों के तहत उपाय मांग सकती है। अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और इसके इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस क्या हुए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह बानो को मेंटेनेंस का हकदार ठहराए जाने के बाद राजीव गांधी सरकार ने फैसले को नलीफाई करने के लिए द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पारित किया और फिर बोइंग डाउन टू मुस्लिम हार्डलाइन ग्रुप्स के दबाव में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले खोलने की अनुमति दी। इसके परिणाम स्वरूप हुई घटनाओं ने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया।